हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एबीजी शिपयार्ड और इनके डायरेक्टर्स की, जिनके ऊपर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड करने का आरोप लगा है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई एबीजी शिपयार्ड करती क्या है, तो ये एबीजी ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कि शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के बिजनेस में एंगेज्ड है। इनके जो शिप बिल्डिंग के ऑपरेशन है वो गुजरात के सूरत और दहेज शहरों में है। और इनकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इनके पास 18,000 डेड वेट टनेज वेसल को बिल्ड करने की कैपेसिटी है सूरत शिपयार्ड में, और 1,20,000 DWT जो वेसल बिल्ड करने की कैपेसिटी है इनकी दहेज शिपयार्ड में। और इस कंपनी ने पिछले 16 सालों में लगभग 165 वेसल्स, जिसमें कि 46 एक्सपोर्ट मार्केट के लिए थे, उनको कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें कि कुछ स्पेशलाइज्ड वेसल्स भी इंक्लूडेड हैं। और जुलाई 2017 में कंपनी ने एग्री किया था कि ये इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करेगी। और अगर इनके शेयर की बात की जाए तो ये 16 मई 2019 को इसकी जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद ये 2 मार्च 2020 को डीलिस्ट हो गई थी। और अगर आप इसके शेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2008 में एक टाइम पे इसका शेयर 1,000 रुपए से भी ज्यादा का होता था। उसके बाद 2000 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बुरी तरह गिरा, थोड़ा सा रिकवर हुआ ओवर द इयर्स, लेकिन 2019 के आसपास ये 1 रुपए 12 पैसे का था, जबकि इसकी डीलिस्टिंग कर दी गई। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड को 22,842 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए बुक किया है। और सीबीआई के सोर्सेज द्वारा बताया जा रहा है कि ये भारत का बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस है जो कि सीबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। और ये जो फ्रॉड है ये 2012 से 17 पीरियड के बीच का है, जबकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया गया था। और अगर इससे पहले सबसे बड़े फ्रॉड की बात की जाए तो वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया था, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के द्वारा। आपको शायद इस केस के बारे में पता होगा। इसमें 14,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था पीएनबी बैंक के साथ। और इस फ्रॉड ने पीएनबी बैंक वाले फ्रॉड को भी पीछे छोड़ दिया, और इसमें 22,842 करोड़ करोड़ के फ्रॉड की बात की जा रही है। एबीजी शिपयार्ड के अलावा जो इनके सीएमडी थे ऋषि अग्रवाल, उनको भी बुक किया गया है। और उसके अलावा इनके तब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतनाम मुथस्वामी और कुछ डायरेक्टर जैसे कि अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेटिया को भी बुक किया गया है। और इसके अलावा एक इनकी कंपनी थी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी एफआईआर में शामिल किया गया है। और अर्नस्ट एंड यंग यानी ईएनवाई ने एक फॉरेंसिक ऑडिट किया था, और उन्होंने बताया था कि 2012 से 17 के बीच में इन एंटिटीज और इंडिविजुअल ने मिल करके डाइवर्जन और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया था। इसके अलावा क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट भी के भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलकर के ये इनके साथ ये स्कैम किया था। और जो फंड्स बैंकों ने इनको जिस पर्पस के लिए फंड्स दिए गए थे उसको इन्होंने दूसरे पर्पसेस के लिए यूज किया था। और अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो एसबीआई ने इस स्कैम की कंप्लेन करी थी, जिनको कि 2,925 करोड़ ओ करती है ये कंपनी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक के 7,089 करोड़ इसमें इन्वॉल्व हैं, आईडीबीआई बैंक के 3,634 करोड़, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़, पीएनबी के 1,244 करोड़ और आईओबी के 1,228 करोड़। ये कुछ बड़े बैंक हैं जिनको कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस फ्रॉड का। लेकिन इसके अलावा कुछ और बैंक भी हैं, तो टोटल मिलाकर के 28 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ये फ्रॉड किया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस मामले की जांच कैसे शुरू हुई थी, तो इसके जो लोन अकाउंट है एबीजी शिपयार्ड का, इसको पहली बार जुलाई 2016 में एनपीए घोषित किया गया था। उसके बाद 2019 में इसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था एसबीआई ने। और इसके बाद एसबीआई ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार ऑफिशियली इस मामले की कंप्लेंट करी थी। हालांकि सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को इनसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी एसबीआई से, जिसके बाद की एसबीआई ने एक फ्रेश कंप्लेंट करी थी अगस्त 2020 में। और सीबीआई ने लगभग 1.5 साल की स्क्रूटनी के बाद इस कंप्लेंट पे एक्ट करते हुए 7 फरवरी 2022 यानी कि कुछ दिन पहले इन इंडिविजुअल्स और एंटिटी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। उसके अलावा उन्होंने कल यानी कि 12 फरवरी को 13 लोकेशंस पे सर्चेस करी थी, जिसमें से कि कुछ डायरेक्टर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड थी सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे वगैरह में।
और वहां से इनको काफी सारे एविडेंस मिले हैं इस फ्रॉड से रिलेटेड। और इसमें बताया जा रहा है कि जो फ्रॉड था इसमें जो फंड्स बैंक से लिए गए थे उसको अनस्टेटेड पर्पसेस के लिए यूज किया गया था। इसमें एक सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी इन्वॉल्व थी जिसके थ्रू काफी सारी इन्वेस्टमेंट की गई थी और वहां से जो पे आउट्स है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का वो रिलेटेड पार्टीज को किया गया था। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी। तो काफी सारे ऐसे पर्पसेस थे जो कि नहीं बताए गए थे जब ये लोन लिया गया था, उन पर्पसेस के लिए इसको यूज किया गया था। तो एसबीआई पहला बैंक था जिसने कि इसको फ्रॉड घोषित किया था। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक ने भी सेम किए करते हुए इसको फ्रॉड घोषित किया था। और ऐसा माना जाता है कि जब ग्लोबल क्राइसिस आया था तो उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा था। जो कमोडिटी डिमांड है वो गिरी थी और उसकी वजह से जो कार्गो डिमांड है भी वो अल्टीमेटली गिर गई थी, जिसकी वजह से काफी सारे जो शिप्स और वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल कर दिए गए थे और इन कंपनीज की इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही थी जिससे कि वर्किंग कैपिटल पे काफी दबाव आया और अल्टीमेटली ये रिजल्टेड हुआ लिक्विडिटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जिसकी वजह से ये अपने जो भी इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट करने में असमर्थ हो रहे थे। इसके अलावा अगर आपको सब सारी लिस्ट देखनी है जो जो बैंक्स इससे इम्पैक्ट हुए हैं, उसकी अरविंद गुनासेकर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिस्ट शेयर करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ जो बड़े इम्पैक्टेड बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कि इस फ्रॉड से धक्का लगा है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई और बैंक्स ने कोई इनके खिलाफ कदम उठाए थे, तो उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने इनको एनसीएलटी में रेफर किया था और उन्होंने कहा था कि भाई इनके ऊपर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलाई जानी चाहिए। उसके बाद एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी अपॉइंट किया गया था और उन्होंने जो प्रोफेशनल हैं उन्होंने भी एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करी थी और बताया था कि इस कंपनी में प्रेफरेंशियल और अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन पाई गई हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग भी हुई है और जिसको कि एनसीएलटी ने कंफर्म भी किया था 2019 में। इसके अलावा आरबीआई ने इस एजीबी शिपयार्ड को डर्टी डजन कंपनीज में शुमार किया था। आपको याद होगा कि डर्टी डजन एक टर्म यूज की गई थी आरबीआई के द्वारा, जिसमें कि कुछ कंपनीज को आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर बुक किया गया था। इसमें 11 ऐसे एनपीए केसेस थे जो कि ओवरऑल माना जाता है कि भारत के जितने भी बैड लोन्स हैं उसका 25% थे जिनको कि आरबीआई ने रेफर किया था। और ये 11 कंपनीज में से सभी वही कंपनीज थी जो कि मिनिमम 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा का एनपीए कैरी करती थी। और इन कंपनीज के आप नाम देख सकते हैं जैसे कि भूषण पावर एंड स्टील, एसआर स्टील, जेपी इंफ्राट्रैक, लेंको इंफ्राटेक, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स, एमटेक ऑटो, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, आलोक इंडस्ट्रीज और एबीजी शिपयार्ड। माना जाता है कि इन सभी कंपनीज ने मिलाकर के 1,75,000 करोड़ बैंकों का खा लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई भी फीडबैक आपकी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।